नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग 2019 का 26वां प्रश्न से 50 प्रश्न देखेंगे। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इस कोटेशन से शुरू करते हैं कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसमें समझने वाली बात बहुत है, मूल बात है कि हमें हमेशा अपनी क्षमतानुसार कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। चलिए आज देखते हैं 77वां प्रश्न एनवायरनमेंट से है, और यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पूछा गया है केवल अगस्तमलाई जीवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा गया है कि उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो इसका उत्तर तो ए है। अन्य चीज़ों को भी देखना अनिवार्य है। पहली बात कि जितना भी नेशनल पार्क है और बायोस्फीयर रिजर्व हो और करंट अफेयर में अभ्यारण्य है उन सबको मैप पे देखेंगे। साथ ही उससे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, वहाँ पे कौन सा फ्लैगशिप ये कोई जीव जंतु या है उसको देखेंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट जलवायु देखेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, पिछले वर्षों में भी पूछे गए हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे पहली बात। दूसरी बात कि इसमें इसके जो विकल्प दिए गए हैं उन सबको विस्तार पूर्वक अपना एक नोट्स तैयार करके रखेंगे कि वहाँ कौन कौन से मुख्य फ्लैगशिप और इंडेमिक प्रजातियाँ पाई जाती है और उनका जलवायु स्थिति कैसा है, ये सब चीज़ों को। तो देखिए यहाँ अन्य जो चीज़ें मुदुमलाई, सत्यमंगलम, वायनाड, इन सब चीज़ों, साइलेंट वैली वगैरह जितना भी है सी और डी सबको देखिए। 2020 में पूछा गया था नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व के बारे में, वो देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि इससे संबंधित जो फ्लैगशिप प्रजातियां हैं उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। तो इसको एक बार जितना विस्तार से हो निकाल करके देख लेंगे। 28वां इन्वायरमेंट से ही है। देखिए एक जो कथन पूछने का जो तरीका है यूपीएससी का, उसमें एक ये चीज़ ध्यान में रखने लायक है कि वो जब ऐसा सामान्य पूछे ना, कोई कथन दिया है और वो सामान्य प्रकृति का हो, नेचर का, तो वो उसकी संभावना अधिक होती है सही होने का। अगर हम जानते हैं तो सही है, वैसे नहीं तो वो भी मतलब नहीं जानते हैं ना तो सही लगाया जा सकता है। देखिए कैसे कि समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां शाक भक्षी होती हैं, हो सकता है क्योंकि कछुओं की जो प्रजातियां हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं। अन्य तो बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, मछली की कुछ प्रजातियां, ये भी सामान्य सी बात है। समुद्री स्तनपाइयों की कुछ प्रजातियां जो है ना शाक भक्षी हो सकती हैं। तो सब में कुछ कुछ करके दिया गया है तो संभावनाएं हो सकती है, तो सामान्य कथन है तो 4 लगा देंगे। और देखिए इसके बाद 29, तो ये भी देखिए ऐसा कब देखिए एक बार यहाँ पूछा गया है 19 में, 20 में भी पूछा गया था चंबल में कि घड़ियाल का नेचुरल जो उसका जो प्राकृतिक आवास है वो कहाँ है, तो चंबल से संबंधित ऐसा विकल्प में था। तो एक वो हुआ ये। उसके बाद ऐसे ही एक खराई कैमल के बारे में एक बार पूछा गया था। तो ये सब हमेशा जो उसके जो विशेष प्राकृतिक क्षेत्र है ना, जो या कभी कभी वो किस स्थान का स्थानिक है प्रजाति है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ देखिए क्या है, पहला कि नीले मीनपक पक्ष वाली महासीर, ठीक। और दूसरा है इरावदीन डॉल्फिन, चंबल नदी, मोर चाब, चित्तेदार बिल्ली, पूर्वी घाट। तो देखिए इस पूर्वी घाट से तो 2021 में भी पूछा गया है और 2020 में पूछा गया था इसके बारे में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो इसी तरह से वो पूछता है। और तो कभी भी हम लोग पढ़ेंगे किसी भी जंतु के बारे में, किसी भी प्रजाति के, उसको ध्यान रखेंगे वो कहाँ के स्थानिक है। और तो और उसके आसपास मतलब कि मूल रूप से वो कहाँ पाया जाता है। इस बार पूछ लिया गया है कि ये नदी पूछा गया कभी, और कुछ देख करके पूछ सकता है। नेशनल पार्क पूछ लेगा, या जलवायु पर उसकी जो स्थिति है वो देख करके पूछ सकता है ऐसे। तो एक और इसका उत्तर वैसे देखिए दो गलत है। कैसे कि इलाहाबादी जो डॉल्फिन है ना वो भारत में केवल चिल्का झील उड़ीसा में जो है वहीं पाया जाता है। तो चंबल तो बहुत अंदर हो गया। और ये क्या है कि एक यहाँ एक दूसरा थाईलैंड की एक झील है वहाँ पे पाया जाता है। इसकी बहुत सीमित संख्या है। अब इसे देख लेंगे कि इन सब तीनों का जो है ना, तीनों या मुख्य रूप से इसका जो IUCN
जो स्थिति है वो और अन्य जो IUCN और जो भी इसकी इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है, उसमें क्या है, इसको संरक्षण की स्थिति उसमें क्या है वो सब देख लेंगे। तीसरा है पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोबीड्स के विषय में अत्यधिक चिंतन क्यों है। देखिए ये क्या है ना कि जब इन्वायरमेंट पढ़िएगा तो उसमें ये सब कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके जो कीवर्ड होते हैं ना उसको ध्यान में रखेंगे। फिर प्रदूषण में चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, और कितने और कोई भी मतलब इन्वायरमेंट में और इतिहास के मध्यकालीन में ऐसा देखा जाता है, उसमें विशेष रूप से और इकोनॉमी में भी जो अवधारणा के आधारित तो शब्द होते हैं, या जिस ऐसे शब्द दे देंगे उसको परिभाषित और उसके परिभाषा को दे दिया जाता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे कि ऐसे सीधे सीधे शब्द देकर भी पूछा जाता है। इसका तो सीधा उत्तर यही है कि ये समुद्री परितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती है। और देखिए ये सब है। दूसरा कि संकीर्ण सा लग रहा है कि ये बच्चों के त्वचा कैंसर, अगर त्वचा कैंसर ठीक करेगा तो बच्चों को ऐसा नहीं है कि बच्चों को करेगा और जो वयस्क हैं और अन्य हैं उनको नहीं प्रभावित करता हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती है। पादप द्वारा अवशोषित हो ही जाती है तो फिर ये चिंता का विषय क्यों होता है। उसके बाद क्या है कि अक्सर इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ में मिलावट के लिए किया जाता है। ये सब देखिए इससे कन्फ्यूजन हो सकता है, पर अगर इन्वायरमेंट अगर आप पढ़े हुए होंगे ना तो ये सामान्य बात है, सामान्य सा है कि ये। फिर एक किस्म है तथ्याधारित, क्या पढ़ रखे हैं सही है, अन्यथा कुछ इसमें अधिक नहीं किया जा सकता है। ये है कि हिमालयी बिच्छू बूटी के महत्व के बारे में, तो ऐसे ही बहुत से प्रजातियां हैं, मतलब पौधे के प्रजातियों के बारे में न्यूज़ में या फिर किसी और तरीके से रहता है, अगर ध्यान तो उसको न्यूज़ में तो उसको ध्यान में रखेंगे। 32 में आपका साइंस टेक्स है। देखिए इसके उपयोग के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में इनका मापन आकलन करने के लिए जो है उपग्रह चित्रों दूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी विशेष स्थान के वनस्पति में पर्णहरित का अंश, किसी विशेष स्थान का धान के खेतों में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापन, निम्नलिखित में से उपग्रह चित्रण। तो उपग्रह तो ये व्यापक है ना कि उपग्रह और उपग्रह का क्षेत्र अधिक होता है, दूर ऊपर से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, सामान्य बात है। उसके बाद है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो वन संरक्षण से सर्वेक्षण जो आता है उससे संबंधित प्रश्न है, तो अभी जो नया आया है उसको ध्यान में रख लेंगे। बाकी की ध्यान में रखेंगे कि राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर किस में अधिक है, प्रतिशत के आधार पर किस में अधिक है, कितनी की वृद्धि हुई है, कौन कौन से वन में कितना वृद्धि हुआ है, किस विशेष क्षेत्र में घटा है, तो ये सब चीज़ देख लेंगे वन सर्वेक्षण से। फिर है मेथेन हाइड्रेट, इन्वायरमेंट का ही है कि निक्षेप के बारे में निम्नलिखित में तो कौन का कथन सही है। तो ध्यान अगर देखिए इसमें क्या है कि पहला विकल्प है भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेप में मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेपण उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्री अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। ठीक। तीसरा है वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशकों के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो देखिए जब हम लोग प्रदूषण के बारे में प्रदूषण पढ़ते हैं तो उसमें ग्रीन हाउस गैसें होती है और जो प्रदूषक है उसके बारे में विस्तार से पूछेंगे। देखिए इसका आयु पर्यावरण में या वायुमंडल में इसके आयु से संबंधित है तीसरा विकल्प। और दूसरा क्या है कि वो निक्षेपित होते हैं, कहाँ निक्षेपित होता है, तो इसका जैसे कि वो उनका जैसे आप किसी भी प्रदूषक जो है उसके बारे में जब पूरा पढ़ेंगे ना कि उसकी उत्पत्ति कहाँ कैसे होती है, ठीक, उसका जीवन काल कितना है, और फिर वो अंततः वो कहाँ डिपॉजिट हो जाती है कहाँ, तो ये सब हमेशा अन्य दूसरा भी अब प्रदूषक के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे। क्या तीनों है। 35वां निम्नलिखित पर विचार कीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड की फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं। किसके कारण, जैव मात्रा में अवशोषण के दहन के कारण, दहन
के द्वारा जो है लगभग सभी प्रकार के प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। समान देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ओजोन बहुत बड़ी बात नहीं है, मीथेन, ये तो मतलब ये सब समान ही कथन है। ऐसा लगे ना तो आप लगा सकते हैं पूरा। अब यहाँ देखिए मैपिंग से लगभग हर बार अलग अलग तरह से, कभी वैश्विक स्तर पे मतलब विश्व मानचित्र से पूछ लेगा, कभी राष्ट्रीय, अब फिर इससे पहले भी देखे थे हम लोग कि कैसे विवादित क्षेत्र जो होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ये क्या है कि सागर से लगभग हमेशा पूछा जाता है कि कौन उससे संबंध सीमा शेयर कर साझा करता है या नहीं। यहाँ भी वही है। 2020 में भी नदियों का जो विसरण होता है ना, कि नदियाँ कहाँ जाकर सागर से मिलती हैं, कौन कौन से सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। यहाँ देखिए एडियाटिक सी, मैं हाँ मैं क्या किया हूँ कि इस देखिए इसमें से जो जितने देशों का जो सीमा शेयर करता है, मतलब साझा करता है, याद रखना, बार बार दोहराने से तो आसानी से याद रखा जा सकता है। आप पर ध्यान रखिएगा ना ट्रिक, तो कुछ हद तक सहयोग हो सकता है। ये मेरा अपना है, आप भी देख के बना सकते हैं। इसमें सागर में 4 हैं, 5 देश हैं, तो उसको एक लिख दिए TIKAR, ठीक। फिर देखिए लाल सागर से कितने देश हैं, 4 6 7 8 9 देश हैं। जो स्मॉल लेटर में है ना उसको एक ही साथ रखा गया है, ठीक। जॉर्डन है, जॉर्डन, इज़राइल, मिस्र, सूडान, सऊदी अरब, यमन, सोमालिया और इरिट्रिया और जिबूती। जिबूती में D से शुरू होता है। ये बर्गर, टी बर्गर देख लेंगे, बॉस, हमसे, सीज, देखिए ऐसे ही बना लिए हैं। आप खुद को सही लगे तो ठीक है, अन्यथा आप भी बनाकर ध्यान रख सकते हैं। यहाँ इसका विकल्प 134 है। इस तरह के प्रश्नों को करने का एक तो तरीका है कि आप सीधा सीधा ध्यान रख लीजिए कि कौन कौन से सागर से कौन कौन से देश का सीमा लगता है। दूसरा कि हर जितने भी महाद्वीप हैं उसके लैंड लॉक कंट्री को भी ध्यान रखते हैं, तो कुछ हद तक एलिमिनेशन में सहयोग मिलता है। फिर निम्नलिखित में कौन से देश पिछले 5 वर्षों के दौरान जो है ना फैक्चुअल है, जान रहे तो सही, नहीं तो नहीं किया जाना चाहिए। देखिए नदी से लगभग हमेशा पूछा जाता है। अब देख लीजिएगा 1-2 प्रश्न अभी 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था कि पूर्वी घाट से निकलने वाले नदियों के बारे में, कभी उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उसमें जो प्रवाहित नदियाँ हैं उससे पूछ लिया जाता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, उसमें क्या है कि उसका बहाव किन किन राज्य से होकर बहती है, उनकी सहायक नदी को ध्यान रखेंगे, कौन सा बाएँ से कौन दाएँ से मिलता है, वहाँ पे कौन कौन से परियोजनाओं का निर्माण हुआ है, ये उसके बाद उद्गम स्थल को ध्यान में रख लेंगे। इतना चीज़ को रखना होता है। अभी क्या करेंगे इसमें से जो सही है वो तो सीधा देख लेंगे कि 1, 2 और 4 सही है, बाकी सही नहीं है। तो और अगर बाकी सही नहीं है तो उसका क्या क्या सही है उनके बारे में जान लेंगे, और ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं सबका उद्गम स्थल निकाल करके आप रख सकते हैं। आगे देखते हैं 39वां उपयोग पे, कि उसके उपयोग के बारे में भी पूछा गया है सीधा। ये सब कठिन है, कठिन मतलब करंट अफेयर में रहता है। अगर किसी ने पढ़ रखा है तो सही है, नहीं तो रिस्क लेना हो तो ले सकते हैं। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मिथेल पैराफियोन, फॉरेट और टाइफेजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए शब्द से ऐसा 2-4 शब्द को एक बार दे करके, चाहे ये अभी तो कि कृषि में पीड़क नाशक जो, तो उसके बाद ये उससे संबंधित है। एक 2021 में पूछा था कि एक ऐसा कोई शब्द था दे करके, उसके बाद उसका भी उपयोग पूछा था कि कौन से क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाए, सफाई के बारे में, सफाई से संबंधित था। और 2020 में कुछ 5 शब्द दे दिए गए थे जो पक्षियों का नाम था, उसके बारे में पूछ लिया गया था। फिर 2021 में ही 3 शब्द दे दिए थे और नीचे पूछा था ये किससे संबंधित है, तो वो जनजातियों से संबंधित था। 2018 में भी पूछा गया था, 3 स्थानों का नाम दिया गया था, पूछा था कि वहाँ ये तीनों में समानता क्या समानता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि हमेशा ये कुछ प्रश्न यूपीएससी के द्वारा, मतलब कुछ शब्द यूपीएससी के द्वारा दे दिया जाता है, उसके उपयोग को पूछता है जो करंट अफेयर में ही रहता है। और रामसर साइट के बारे में देखिए, पहला रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित करना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। इसके बाद देखिए कोई
पहले दूसरा देखते हैं कि आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा, आर्द्रभूमि नियम 2010 आर्द्रभूमि के अपवाह क्षेत्र या जल के अपवाह क्षेत्र तथा जल ग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। सही, देखिए तीसरा सही है। पहला सही इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बोला गया अधिदेशात्मक जैसा कुछ होता नहीं है, मतलब होता है पर कोई भी देखिए बाध्यकारी हो सकता है और उसको ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। कोई भी संधि समझौता है तो उसमें अगर आप शामिल हो रहे तो कुछ उसके नियम होते हैं वो बाध्यकारी हो सकते हैं, पर अधिदेशात्मक नहीं होता है क्योंकि ये प्रभुत्व का बात होता है। किसी भी देश संप्रभुता संपन्न देश को ऑर्डर ऐसे किसी भी सम्मेलन के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। देखिए इसको निकालिए, एक गलत है, दूसरा भी। इसका स्रोत केवल यही नहीं था, मतलब जो रामसर सम्मेलन हुआ था उसी के समय केवल नहीं बनाया गया था, इसके अन्य भी कारण थे कि अपना जो पर्यावरण के संरक्षण के प्रति सरकार में मतलब अनेक प्रयास किया जा रहा था और आर्द्रभूमि की महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण का प्रयास किया गया था। तो इसमें केवल 3 होगा। अब देख लेते हैं 46वां पॉलिटी से है। देखिए पॉलिटी में ज़्यादा कुछ ऐसा ना अब या कोई भी इसमें स्कोप कम होता है कि आप कुछ स्मार्ट गेस लगा सकते हैं, कभी कभी हो सकता है, पर ज़्यादातर यह तथ्य पे आधारित है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, न्यायाधीश से पूरा पूछ लिया गया। न्यायाधीश जो होते हैं उनसे पूरा पूछा गया है उच्चतम न्यायालय के। देखिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक, तो अब जान रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, इन सब शब्दों से जो है ना थोड़ा सतर्क रहना चाहिए जब आप ये सिविल सर्विस के प्रश्न कर रहे हो तब। अभी हम लोग देखिए इस शब्द पे देखते हैं वाक्य को कि संविधान में यह परिभाषित है या भारत का संविधान यह परिभाषित करता है, ऐसा बहुतों बार पूछा गया। एक बार तो लाभ का पद से संबंधित प्रश्न था, उसमें भी पूछा गया। यहाँ ऐसे अनेकों बार पूछा जाता है कि संविधान में ऐसा उल्लेखित है और न्याय योग्य है। ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं पॉलिटी में। इसी तरह के सभी विषय में कुछ ऐसे वाक्य हैं जिससे यूपीएससी फंसाने का प्रयास करता है। तो अभी तो केवल ये देखते हैं, फिर आगे होगा तो हम लोग अलग वीडियो बना करके इसको देखेंगे। ठीक, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखेंगे कि ऐसा कोई परिभाषित नहीं किया गया है। अब विकल्प देखते हैं। देखिए दूसरा में बोला गया है 2 निकालिए ना, इसमें ऐसा नहीं है कि एक निकालने से हल हो सकता है। कुछ प्रश्न होते हैं जिसको एक भी विकल्प निकाल दिया जाता है तो हल हो सकता है। दूसरा, महाभियोग की प्रक्रिया की भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया का ब्यौरा न्यायाधीश जांच 1968 में दिया गया है। ठीक, अब चौथा पढ़िए। देखिए इतना नंबर हर साल ऐसा पूछा जाता है कि इस बार में तो एक तरफ 2 प्रश्न, कभी कभी एक ही पूरा पूछ लिया जाएगा। 2021 से लेकर हर बार पूछा गया है। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ के मतदान की क्या विधि थे उसको पढ़ लेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया को पढ़ लेंगे, फिर ये अध्यक्ष का जो प्रकार ये होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। देखिए ऐसा करने से बहुत मतलब ये बहुत जटिल है और थोड़ा वो बल्कि भी लगता है कि ऐसा कौन खुद से इतना करे, पर अगर आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इन्हीं सब चीज़ों से पूछा जाता है इसी को घुमाकर। दूसरी बात, यहाँ देखिए कि जो न्यायाधीश से संबंधित पूछा गया है तो उसकी नियुक्ति को लेकर के पूरा और उसके योग्यता अयोग्यता के बारे में भी पूछ लिया गया है, फिर उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है। ठीक ना, अगर उस पर महाभियोग चलाया जाता है तो किस प्रक्रिया से, ऐसे ही तो महाभियोग का प्रक्रिया तो ध्यान में रखेंगे ही, और बाकी जितने भी संवैधानिक पद हैं या अन्य जो पद हैं उस पर उसकी नियुक्ति कैसे होती है उसका, और अन्य नियुक्ति का प्रक्रिया जैसे कि कौन कौन सी समिति होती है, समिति में कौन से सदस्य होते हैं, ये सब ध्यान में रख सकते हैं। देखिए यहाँ 3 और 4 सही है। अगला 47वां देखेंगे, ये भी पॉलिटी का ही है।
संशोधन देखिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2019 में इसको पूछा गया, तो मतलब 1-2 साल पहले। ऐसे ही 2000 इसमें भी संशोधन संशोधन से 1935 का संविधान ये अधिनियम से पूछा गया था। पर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लगभग हमेशा देखिएगा कि इसके बारे में पूछा देता है, पूछ लिए 1-2 प्रश्न पूछा जाता है, या तो 1 साल गैप कर के या कभी-कभी लगातार। और यहाँ देखिए 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन है, उन सब के संबंध में, और कि संविधान अगर संशोधन पढ़ रहे हैं तो क्या-क्या ध्यान में रखना है, वो भी यहाँ से ध्यान में रखा जा सकता है। जब पढ़ रहे हैं तो उसका किसके कार्यकाल में किया गया था, राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, ठीक। और ये 2 चीज़ ध्यान में रखेंगे। अभी पूछा गया है कि प्रधानमंत्री क्या पता अगली बार राष्ट्रपति को पूछ लिया, क्योंकि कहीं पूछा गया था कि आपात के दौरान कौन से राष्ट्रपति थे ऐसे। उसके बाद देखिए 48वां निम्नलिखित में से कितनों पर विचार कीजिए। पॉलिटिका है, ठीक। अब देखिए 3 पर दिया गया है ना, तो पहला है भारत सरकार द्वारा कोयले क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था, ठीक है। वर्तमान में कोयले खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है, ठीक है, जानते हैं नहीं जानते। हाँ, उसके बाद है कि भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता है, ठीक। किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। यहाँ देखिए अगर ज्योग्राफी में खनिज के जो चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे कि कौन-कौन से प्रकार के कोयला भारत में पाया जाता है, और किसी भी उद्योग में किस प्रकार के कोयले का उपयोग किया जाता है, तब आसानी से इसको हटा सकते हैं। क्योंकि देखिए जो उच्च क्वालिटी का जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है वो भारत में पाया ही नहीं जाता है, इसलिए हमें कोयला बोलते हैं उसको, उसका आयात करना ही होता है। कि निकालिए, सीधा उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए 39वां